So we are starting with the practical questions of SEBI, and as I said that this practical question will be asked for a minimum of 10 marks. So we'll be doing a lot of variety, and बस इसी variety के बीच में आपके सारे question cover होने वाले हैं. ये जो हम लोग practical question कर रहे हैं इसमें आपके SEBI के last 20 attempts के सारे question cover हो गए हैं. मतलब ये वैरायटी कर लिया ना तो आपके लास्ट 20 अटेम्प्ट से सेबी में जितने क्वेश्चन है ना एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है. और ये मैं आप लोग को करने के बाद हम लोग ना पूरी गाइडलाइन से स्कैनर भी चेक करेंगे. देखो सारे क्वेश्चन हो गए हैं. क्लियर? तो शुरू स्टार्ट. अब देखो यहाँ पे ना सबसे पहला तो हम लोग पब्लिक ऑफर प्राइस क्या होता है ना, पीओपी क्या होता है. अब पीओपी किसको बोलते हैं ना? पीओपी बेसिकली उस प्राइस को बोलते हैं जिस प्राइस पे म्यूचुअल फंड की यूनिट्स इन्वेस्टर परचेज करता है. एज आई सेड दैट अगर इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स परचेज कर रहा है तो वो एनएवी पे नहीं होगा, एनएवी से थोड़ा ज्यादा होगा. यहाँ पे क्या लिखा है? तो इट इज अ प्राइस, इट इज अ प्राइस एट विच यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड बीइंग परचेज बाय द buyer that is to be called as पब्लिक ऑफर प्राइस. फॉर्मूला याद रखना, पब्लिक ऑफर प्राइस का फॉर्मूला क्या है? तो एनएवी अपॉन 1 माइनस फ्रंट एंड लोड. So what is the formula of public offer price? So public offer price is equal to NAV upon 1 minus front end load. ठीक है. अच्छा, सेकेंड प्राइस क्या दिया है? सेकेंड दिया है रीपर्चेज प्राइस या रिडम्पशन प्राइस. ना ये कौन सा प्राइस है? तो ये वो प्राइस है जिस प्राइस पे यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं इन्वेस्टर को. मतलब जब मैच्योरिटी होती है या मैच्योरिटी से पहले अगर म्यूचुअल फंड हाउस ने उस यूनिट्स को रीपर्चेज कर लिया तो आपको जो प्राइस पेमेंट किया जाएगा दैट इज टू बी कॉल्ड एज और रिडम्पशन प्राइस. एंड रिडम्पशन प्राइस का फॉर्मूला क्या है? तो एनएवी अपॉन 1 प्लस बैक एंड लोड. बैक एंड लोड कब आएगा? जब रिडम्पशन की बात आएगी. फ्रंट एंड लोड कब आएगा? जब परचेज होगा. क्लियर? तो यहाँ पे एंट्री लोड या फ्रंट एंड लोड क्या है? सो इट इज द कॉस्ट पेड बाय द इन्वेस्टर एट द टाइम ऑफ बाइंग द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड. एंड एग्जिट लोड एंड बैक एंड लोड क्या है? तो एग्जिट लोड और बैक एंड लोड क्या है? सो इट इज अ प्राइस, इट इज द कॉस्ट पेड बाय द इन्वेस्टर एट द टाइम ऑफ सेलिंग द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड. क्लियर? एक बार इतने पार्ट को एक बार ध्यान से रीड करिए. तो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा है. अ यूनिट ऑफ एवरग्रो इक्विटी फंड इज रिडीम एट ₹15. तो रिडम्पशन प्राइस कितना दिया है? 15. The exit load being 2.25%. तो exit load कितना दिया है? 2.25%. Calculate the NAV. अब देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं. देखो इसमें इन्होंने क्या दिया है? रिडम्पशन प्राइस दे दिया, एग्जिट लोड दे दिया, अपने को NAV निकालना है. फॉर्मूला क्या है रिडम्पशन प्राइस का? तो NAV अपॉन 1 प्लस बैक एंड लोड. तो यहाँ पे अपने को रिडम्पशन प्राइस दिया 15, एग्जिट प्राइस एग्जिट लोड दिया है मतलब बैक एंड लोड दिया है 2.25%. तो इसको हम लोग 2.25% को 0.0225 लिख सकते हैं. यहाँ पे कैसे लिखेंगे? तो 15 इज इक्वल टू NAV अपॉन 1 प्लस 0.0225. तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा. समझा कैसे होगा दिस थिंग? यहाँ पे रिडम्पशन प्राइस कितना दिया है? 15. एग्जिट लोड कितना है दिया है? 2.25 मतलब 0.0225. NAV निकालना है अपने को. तो रिडम्पशन प्राइस का फॉर्मूला क्या है? NAV अपॉन 1 प्लस बैक एंड लोड. अब अगर 1 प्लस बैक एंड लोड है तो 15 इज इक्वल टू NAV अपॉन 1 प्लस 0.0225. कितना आ गया? तो 15 इज इक्वल टू NAV अपॉन 1.0225. तो NAV कितना हो गया? 15 इंटू 1.0225. तो NAV कितना है? 15.3375. मतलब देखो NAV से कम मिला है ना अपने को. दैट्स अ कॉन्सेप्ट. समझा? डिफिकल्ट? चलिए फटाफट से कॉपी करिए. एंड इसको कॉपी करने के बाद देन यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4. ये आपको अभी सॉल्व करना है. तो फर्स्ट कॉपी क्वेश्चन नंबर 1 एंड कॉपी फर्स्ट. So I believe question number 1 is absolutely clear. Now solve question number 2, 3 and 4. Clear? Solve fast. अब देखिए यहाँ क्या दिया है. Now in question number 2, let's see this thing. क्या लिखा है? If Rahul invests 10,000 rupees in a scheme that charge 2% front end load at NAV of 10 rupees per unit, what is public offer price? देखो क्या दिया हुआ है. तो इस क्वेश्चन में 2% फ्रंट एंड लोड दिया हुआ है.
एंड NAV कितना दिया है 10 रुपीज़ पर यूनिट। तो पब्लिक ऑफर प्राइस निकालना है ना। फॉर्मूला क्या है पब्लिक ऑफर प्राइस का? तो NAV अपॉन 1 माइनस फ्रंट एंड लोड। फ्रंट एंड लोड कितना दिया है 2%। 2% को वी कैन राइट 0.02। तो 10 अपॉन 1 माइनस 0.02, दैट इज हाउ यू विल कैलकुलेट द NAV। तो कितना आएगा ना 10.2041। हमेशा आंसर 4 डिजिट डेसिमल में लेके जाना। क्लियर? यहाँ पे फ्रंट एंड लोड कितना है 2%, 0.02 प्लीज चेक करिए 0.02। NAV 10 है तो पब्लिक ऑफर प्राइस कितना है NAV अपॉन 1 माइनस फ्रंट एंड लोड यहाँ पे। तो 10 अपॉन 1 माइनस 0.02 मतलब 10 अपॉन 0.98 कितना आ गया 10.2041। क्लियर? वेरीफाई योर आंसर प्लीज। इन दिस क्वेश्चन राहुल ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। अपने को क्या निकालना है पब्लिक ऑफर प्राइस। NAV दिया 10 रुपए पर यूनिट, फ्रंट एंड लोड कितना दिया 2%। अब अगर 2% दिया है तो 2% को हाउ यू कैन राइट 0.02। पब्लिक ऑफर प्राइस कितना हो जाएगा NAV अपॉन 1 माइनस फ्रंट एंड लोड। तो NAV कितना है 10 अपॉन 1 माइनस 0.02 कितना हो गया 0.98। तो 10 डिवाइड बाई 0.98 कितना आ गया 10.2041। दिस इज योर पब्लिक ऑफर प्राइस। So this is how question number 2 need to be solved. Now let's go to question number 3. क्या लिखा है? Now it says the unit price of TSS scheme of mutual fund is ₹10. तो यहाँ पे क्या लिखा है यूनिट प्राइस कितना दिया है 10 रुपए। यूनिट प्राइस मतलब क्या क्या बोल दिया NAV। Now the public offer price is of the unit is 10.204 मतलब POP कितना है 10.204 and the redemption price is 9.8. Public offer price 10.204 and redemption price is 9.8. अपने को क्या निकालना है फ्रंट एंड लोड बैक एंड लोड। याद रखना हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा हमेशा 4 डिजिट डेसिमल तक सॉल्व करना है। तो अगर परसेंटेज निकालोगे तो वो 2 डिजिट तक तो आ ही जाएगा। तो इसमें कैसे निकलेगा देखो इसमें फॉर्मूला क्या होता है पब्लिक ऑफर प्राइस का फॉर्मूला क्या है। तो POP इज इक्वल टू NAV अपॉन 1 माइनस फ्रंट एंड लोड एंड रिडम्पशन प्राइस का फॉर्मूला क्या है रिडम्पशन प्राइस इक्वल टू NAV अपॉन 1 प्लस बैक एंड लोड। क्लियर? अब देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन में NAV 10 दिया है, पब्लिक ऑफर प्राइस 10.204 दिया है एंड रिडम्पशन प्राइस 9.8 दिया है। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या है तो पब्लिक ऑफर प्राइस इज NAV अपॉन 1 माइनस फ्रंट एंड लोड। तो पब्लिक ऑफर प्राइस कितना दिया है 10.204 इज इक्वल टू 10 अपॉन 1 माइनस FEL। अब 1 माइनस FEL इधर आ जाएगा, समझ रहे हैं 1 माइनस FEL इधर आ गया तो 10 डिवाइडेड बाई 10.204 तो 1 माइनस FEL कितना हो गया 0.98। अब 0.98 में देखो अगर FEL इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा ना। तो यहाँ पे तो 1 माइनस 0.98 इज FEL मतलब कितना आ रहा है FEL इज इक्वल टू 0.02 मतलब कितना आ गया 2%। अभी रिडम्पशन प्राइस कितना है और रिडम्पशन प्राइस में फॉर्मूला क्या है NAV अपॉन 1 प्लस बैक एंड लोड। NAV कितना है 2% 9.8 इज इक्वल टू 10 अपॉन 1 प्लस बैक एंड लोड। तो 1 प्लस बैक एंड लोड इधर आ गया तो 10 डिवाइड बाई 9.8 कितना आ गया 1.0204। तो इसमें तो 1 से माइनस करेंगे कितना आ गया बैक एंड लोड 0.0204 मतलब बैक एंड लोड कितना परसेंट आ गया 2.04%। अब अगर आप लोगों ने 2 डिजिट लिया था तो दोनों का आंसर 2% आ जाता। इसलिए आपको डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेना है जिससे कि परसेंटेज में भी कन्वर्ट किया तो 2 डिजिट तक आना चाहिए। क्लियर? अब जितनों का ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज चेक वैलिडेट योर आंसर वेरीफाई द आंसर एंड इफ एनीथिंग इज मिसिंग copy the answer please. So I believe this part being done. Now copy this part. अब देखिए now we come to question number 4. So I believe question number 3 था absolutely clear to all of you. Very good. अब question number 4 पे आइए क्या लिखा है now super mutual fund launch a scheme named super bonanza. Now the NAV of the scheme is ₹12. Now the NAV of the scheme is ₹12 per unit. Now the redemption price is 11.65 per unit and the offer price is 12.5 per unit. यहाँ पे देखो NAV दिया हुआ है कितना दिया है 12 per unit, redemption price is 11.5 per unit and offer price कितना दिया है 12.5 per unit. Clear?
क्या निकालना है अपने को, फ्रंट एंड लोड एंड बैक एंड लोड। सेम तरीके से क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का दिया ये भी लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। अभी 6 मार्क का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लग रहा है, एकदम सिंपल सॉल्व किया आप लोगों ने, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एनएवी कितना है 12 दिया है, रिडम्पशन प्राइस कितना दिया है 11.65, पब्लिक ऑफर प्राइस कितना दिया है 12.5। तो पब्लिक ऑफर प्राइस कितना है इज इक्वल टू एनएवी अपॉन 1 माइनस फ्रंट एंड लोड, और कितना हो गया, तो 12.5 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1 माइनस एफईएल, 1 माइनस एफईएल इधर आ जाएगा, 12 को डिवाइड करते हैं 12.5 तो कितना आ गया 0.96, तो फ्रंट एंड लोड कितना हो गया 0.04 मतलब 4%, करेक्ट आया। अब वो रिडम्पशन प्राइस कितना है, रिडम्पशन प्राइस का फॉर्मूला है एनएवी अपॉन 1 प्लस बैक एंड लोड 11.65 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1 प्लस बैक एंड लोड कितना आ गया, तो 1 प्लस बैक एंड लोड कितना हो गया 1.03000 मतलब बैक एंड लोड कितना है 0.03 मतलब बैक एंड लोड कितना हो गया 3%। क्लियर, वेरीफाई योर आंसर प्लीज। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई बिलीव दिस 3% 4% आ गया सबका, वेरी गुड। चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये ICSI मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, विल सी दैट थिंग। तो एंड देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो कितनी बार पूछा है, 2010 में 7 मार्क का, 2014 में 5 मार्क का, 2017 में 4 मार्क का, मतलब कितनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर क्लियर। तो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 प्लीज। So we are now moving towards the next variety। अब यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 10, जो क्या दिया है, द फॉलोइंग इज इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द पोर्टफोलियो ऑफ डॉलेक्स म्यूचुअल फंड। अब इसमें क्या लिखा है, स्टॉक दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, मार्केट प्राइस दिया है। क्लियर, शेयर्स दिया है, मार्केट प्राइस दिया है। क्या लिखा है, द फंड हैज नॉट बोरोड एनी मनी बट इट्स अक्रूड मैनेजमेंट फीस विद द पोर्टफोलियो मैनेजर करंटली इज 30 lakhs। तो यहाँ पे फंड ने कोई बोरोइंग नहीं किया है, लेकिन फंड की जो मैनेजमेंट फीस आउटस्टैंडिंग है वो 30 lakhs है। द नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग इज 10 crore 75,73,000। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो एंड एनएवी। देखो अभी कैसे निकलता है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, कैसे निकलेगा, तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस का जो टोटल वैल्यू आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, दैट इज नथिंग बट द मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। उसमें से अब हम लोग ने एनएवी का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो हम लोग ने क्या पढ़ा था कि मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो प्लस जो भी रिसीवेबल्स हैं, जो भी अदर इनकम है, उसमें से जो भी पेबल्स है उसको माइनस किया जाएगा, एंड दैट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, दैट इज द नेट एसेट ऑफ द स्कीम। उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं तो अपने को क्या मिल जाता है, एनएवी। क्लियर। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो में से 30 लाख रुपीज जो मैनेजमेंट फीस माइनस कर देंगे, उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे, विल गेट द आंसर। क्लियर, सॉल्व द क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ, पहले वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो निकालो, मेक अ टेबल, कंपनी का नाम, नंबर ऑफ शेयर, करंट मार्केट प्राइस एंड चौथा कॉलम आ जाएगा वैल्यू। ठीक, तो सबको मल्टीप्लाई करते चलो, और फिर जो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। पहले ये निकाल लीजिए, सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ बिफोर वी गो टू द क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, दो 10 समझा दिया है, बट एक बार पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या दिया है। द रिडम्पशन प्राइस of mutual fund is 12 rupees while the front end load and back end load is 2 and 3% respectively। देखो रिडम्पशन प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। अब रिडम्पशन प्राइस अगर दिया है इस 12, फ्रंट एंड लोड एंड बैक एंड लोड कितना दिया हुआ है 2% 3% रेस्पेक्टिवली। क्लियर, अब तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो रिडम्पशन प्राइस, ये तो फॉर्मूला क्या होता है, रिडम्पशन प्राइस इक्वल टू एनएवी अपॉन 1 प्लस बैक एंड लोड। बैक एंड लोड दिया, रिडम्पशन प्राइस दिया, तो एनएवी मिल जाएगा, और फिर एनएवी मिलने के बाद अपने को पब्लिक ऑफर प्राइस मिल जाएगा। क्लियर, कॉल किया था, लेट्स सी द थिंग क्या लेके, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, तो रिडम्पशन प्राइस कितना दिया है 12, फ्रंट एंड लोड कितना दिया है 2% मतलब 0.02, बैक एंड लोड कितना दिया है 3% मतलब 0.03। तो रिडम्पशन प्राइस इक्वल टू एनएवी
अपॉन 1 प्लस बैक एंड लोड। तो 1 प्लस बैक एंड लोड कितना हो जाएगा, तो एन ए वी इज इक्वल 12 इज इक्वल टू एन ए वी अपॉन 1 प्लस 0.03 कितना हो गया, तो 12 इज इक्वल टू एन ए वी अपॉन 1.03, एन ए वी कितना हो जाएगा 12.36 आया सबका। अब पब्लिक ऑफर प्राइस कितना है, तो एन ए वी अपॉन 1 माइनस फ्रंट एंड लोड, तो 12.36 एन ए वी आ गया, उसको यूज करेंगे 1 माइनस 0.02 मतलब कितना आ गया 12.6122 आया। दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 5 हैव टू बी सॉल्व। तो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 5 नीड टू बी सॉल्व। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, नाउ redemption price of mutual fund is 48 while the front end load and back end load is 2% 3% respectively। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके का क्वेश्चन रहता है टू से 48 फ्रंट एंड लोड बैक एंड लोड 2% 3%। क्लियर, कैसे निकलेगा, तो रिडम्पशन प्राइस दिया तो पहले एनएवी निकाल लो, सेम लॉजिक से, ठीक है। यहाँ पे रिडम्पशन प्राइस 48, तो बैक एंड लोड फ्रंट एंड लोड दिया हुआ है, तो रिडम्पशन एनएवी कितना आ गया 49.44 आया। एंड देन आपका पब्लिक ऑफर प्राइस कितना आया 50.4489। क्लियर, अब देखिए, so this is how question number 6 have to be solved. Now let's go to question number 10. Solve question number 10 now. The expansion part has already been done. Solve question number 10 please. So how this question have to be solved? So what is being given? अब तो यहाँ पे तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, मार्केट प्राइस दिया है, क्लियर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितना आ जाएगा 110 करोड़ 67 लाख 8150, ये आया। अब यहाँ पे सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द थिंग इज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, क्लियर। अच्छा, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो निकालने के बाद तो कंप्यूटर वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो निकल गया। अब एनएवी, तो एनएवी कैसे निकलेगा, एनएवी निकलेगा तो जो आपका मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है उसमें से जो भी अदर इनकम ऐड रिसीवेबल्स है वो ऐड कर देंगे, और जितने पेएबल्स है वो माइनस कर देंगे, उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे। क्लियर, सी व्हाट वी आर डिस्कसिंग एनएवी फॉर्मूला। एनएवी का क्या फॉर्मूला होता है, तो एसेट माइनस लायबिलिटी और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, और एनएवी इज नेट एसेट ऑफ द स्कीम। नाउ नेट एसेट ऑफ द स्कीम अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, तो नेट एसेट ऑफ द स्कीम का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस रिसीवेबल प्लस अदर अक्रूड इनकम प्लस अदर एसेट माइनस अक्रूड एक्सपेंस माइनस अदर पेएबल माइनस अदर लायबिलिटी। क्लियर, फॉर्मूला क्या होता है, एनएवी का फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा वो जो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो निकला वो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, प्लस उसमें जो भी रिसीवेबल है, जो पैसा मिलने वाला है उसको ऐड कर देंगे, और जो पैसा जाने वाला है या आउटस्टैंडिंग है उसको माइनस कर दिया जाएगा। ये जो नेट एसेट ऑफ द स्कीम है इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो अपने को एनएवी मिल जाएगा। तो यू सी द क्वेश्चन, अब देखिए, तो यहाँ पे इफ यू सी द क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। अब वो जो आया उसमें तो 30 लाख रुपीज आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, माइनस कर देंगे, तो ये अपने को क्या मिलेगा नेट एसेट ऑफ द स्कीम, उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो अपने को एनएवी मिल जाएगा। कैसे आएगा 10.26 पर यूनिट, कैसे आया, तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितना आ गया 110 करोड़ 67 लाख 8150 माइनस मैनेजर फीस आउटस्टैंडिंग 30 लाख, तो नेट एसेट है, नेट एसेट कितना हो गया, तो 110 करोड़ 37 लाख 8150, नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है 10 करोड़ 75 लाख 73,000, एनएवी कितना हो गया 10.26 पर यूनिट। क्लियर, so I believe question number 10 is over. Let's go to question number 11 also. तो क्या दिया है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ, ये आईसीआईसीआई मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, क्या लिखा है, नाउ एबीसी म्यूचुअल फंड हैज फॉलोइंग एसेट इन XYZ स्कीम एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस 31 मार्च 19। देखो यहाँ पे एन लिमिटेड ये एबीसी म्यूचुअल फंड का फॉलोइंग एसेट है XYZ,
अब इनके पास किस किस कंपनी के शेयर्स हैं, NDSC, इन कंपनी के शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स दिया, मार्केट प्राइस दिया, क्लियर। क्या दे रहे हैं आगे, द टोटल नंबर ऑफ units of XY scheme XYZ are 10 lakhs। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है, 10 lakhs। आई क्या लिखा है, स्कीम XYZ है, अक्रूड एक्सपेंस ऑफ, कितना अक्रूड एक्सपेंस है, 2.5 lakh अदर लायबिलिटी, कैलकुलेट NAV एंड द स्कीम। यहाँ पे अक्रूड एक्सपेंस कितना है, 2.5 lakh, अदर लायबिलिटी 2 lakh है, कैलकुलेट NAV। करिए, सॉल्व द क्वेश्चन प्लीज। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, जो वैल्यू आएगी उसमें देखो जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 2.5 लाख एंड 2 लाख को माइनस कर दोगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ द स्कीम। इसमें नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो अपना NAV आ जाएगा। हाउ विल सॉल्व, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तो नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट प्राइस वैल्यू निकाल लो। अब वैल्यू निकाल लिया तो कितना आया, मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितना आया, 4 करोड़ 20 lakhs 20,000। उसमें से तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो में से 4 करोड़ 20 लाख 20,000 आ गया, उसमें तो अक्रूड एक्सपेंस माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, तो 2,50,000 एंड 2 lakhs, 4 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 4 करोड़ 15 लाख 70,000। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, 10 lakhs से डिवाइड किया तो NAV कितना आ जाएगा, 41.57 पर यूनिट, क्लियर। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन हैव टू बी सॉल्व। वेरीफाई योर आंसर प्लीज। So I believe this part being done. Copy this part. So I believe this part being done. So this is how this type of questions need to be solved. अब एक बार मॉड्यूल पे जाइए ना, पेज नंबर 460 पे आओ। तो 460 में हम लोगों ने जो किया था, now this question we have already done, हो गया ये वाला सेकेंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव डन, क्लियर। So this is how the questions of mutual fund will need to be solved, clear. So in terms of SEBI practical question we have done few varieties of question, जिसमें back end load front end load कैसे करते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। Then we have also discussed that size of portfolio कैसे निकाला जाता है and size of portfolio कैसे निकालते हैं and NAV calculation कैसे करते हैं। Now we'll solve another type of question with respect to NAV computation. Then we'll solve today another session, another type of variety of question whereby कि अगर आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने उस पैसे को रिडीम नहीं किया होता, अगर उसको री इन्वेस्ट करते तो कैसे रिटर्न कंप्यूटेशन करते हैं, दैट समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स सी दिस थिंग। सबसे पहले NAV का फॉर्मूला देख लीजिए प्लीज, रीड द NAV फॉर्मूला प्लीज, रीड कर लिया। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। अब देखो अभी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, नाउ इट सेज दैट नाउ सफल म्यूचुअल फंड, तो क्या लिखा है, सफल म्यूचुअल फंड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन related to one of its scheme, clear। अच्छा साइज ऑफ द स्कीम दिया, कितना दिया है, 2000 करोड़। अब फेस वैल्यू ऑफ यूनिट कितना है, 10 पर यूनिट। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट कितना है, 200 करोड़, मतलब यूनिट कितना इशू किया गया है, 200 करोड़। अब जो क्या लिखा है, मार्केट वैल्यू ऑफ फंड पोर्टफोलियो दिया हुआ है, रिसीवेबल दिया है, अक्रूड इनकम दिया है, लायबिलिटी दिया है, अक्रूड एक्सपेंस दिया है, क्लियर। तो इन सबको ऐड करके अपने को नेट एसेट ऑफ द स्कीम मिल जाएगा। उस नेट एसेट ऑफ द स्कीम को डिवाइड करेंगे हम लोग नंबर ऑफ यूनिट से, तो अपने को NAV मिल जाएगा। क्या लिखा है, नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द स्कीम एंड रेट ऑफ रिटर्न। देखो इसमें आपको रेट ऑफ रिटर्न भी निकालना है। इफ द यूनिट होल्डर हैज परचेज यूनिट्स एट NAV ऑफ 15 पर यूनिट एंड रिसीव अ डिविडेंड ऑफ 2 पर यूनिट ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, 15 रुपये पर यूनिट एंड 2 रुपये डिविडेंड मिला है पर यूनिट, तो कितना रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर ने कमाया है, दैट समथिंग वी हैव टू कैलकुलेट। मतलब इस क्वेश्चन में अपने को दो चीज निकालनी है, एक रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, दूसरा NAV निकालना है, क्लियर। ऑल द क्वेश्चन प्लीज। नाउ सी सो हाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन नीड टू बी सॉल्व। अब देखो तो यहाँ पे ना आप फॉर्मूला मेथड भी कर सकते हैं एंड टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में देखता हूँ
इसमें एसेट क्या है? सो देखो फॉर्मूला क्या है, एसेट माइनस लायबिलिटी अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, ये भी एनएवी है, एंड नेट एसेट ऑफ द स्कीम अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, ये भी एनएवी है। एंड नेट एसेट ऑफ द स्कीम कैसे निकालते हैं? तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस रिसीवेबल प्लस अदर अक्रूड इनकम प्लस अदर एसेट माइनस अक्रूड एक्सपेंसेस माइनस लायबिलिटी माइनस पेएबल्स। क्लियर? अब देखो तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ फंड पोर्टफोलियो कितना है? 4200 करोड़, ये दिया है ना। देन रिसीवेबल कितना है? 100 करोड़। अक्रूड इनकम कितना है? 100 करोड़। इन तीनों को ऐड कर देंगे एंड लायबिलिटी एंड अक्रूड एक्सपेंस माइनस कर दिया जाएगा। क्लियर? ये जो अमाउंट आएगा इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया जाएगा, तो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया तो अपने को एनएवी मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे? देखो मार्केट वैल्यू ऑफ फंड पोर्टफोलियो रिसीवेबल अक्रूड इनकम तो कितना आ गया? तो 4200 करोड़, 100 करोड़ 100 करोड़, तो कितना आ गया? 4400 करोड़। लायबिलिटी कितना है? लायबिलिटी एंड अक्रूड एक्सपेंसेस कितना आ गया? 425। यहाँ पे ये आ गया, तो नेट एसेट कितना आ गया? ए माइनस बी कितना हो गया? 3975 करोड़। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है? 200 करोड़। तो देखो एनईवी कितना हो गया? 19.875 पर यूनिट। क्लियर? अब देखो अब यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन कितना है, तो देखो इसने क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या दिया, तो एनईवी निकल गया। अब सेकंड पार्ट क्या दिया है कि आप जो इन्वेस्टर है उसने यूनिट परचेज किया था 15 रुपए में और डिविडेंड कितना मिला है? 2 रुपीज पर यूनिट। इसका मतलब क्या हो गया? उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 15 रुपए। आज की तारीख में एनएवी कितना हो गया? 19.875, मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन पर यूनिट कितना हुआ? 4.875 एंड डिविडेंड कितना मिला है? 2 रुपीज पर यूनिट, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? तो उसने कितना कमाया? तो 4.875 प्लस 2 मतलब 6.875 उसने कमाया है। और ये कमाने के लिए अगर 6.875 उसने कमाया है, इसके लिए उसने खर्चा कितना किया था? 15 रुपए, तो उसका रिटर्न परसेंटेज कितना हो गया? 45.83। समझा? दिस इज हाउ द एंटायर क्वेश्चन हैव टू बी सॉल्व। अब अगर इसी को हम लोग फॉर्मुला मेथड से भी करना चाहें तो फॉर्मुला कैसे निकलता है? तो नेट एसेट ऑफ द स्कीम क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस रिसीवेबल प्लस अक्रूड इनकम अदर एसेट माइनस पेबल्स लायबिलिटी। क्लियर? तो नेट एसेट ऑफ द स्कीम तो वही निकलेगा। नंबर ऑफ यूनिट कितना है? 200 करोड़। एनएवी कितना आ गया? सेम आएगा। समझा? तब आप फॉर्मुला मेथड से करो या लॉजिक मेथड से, वन ऑफ द सेम थिंग, बट हैव यू अंडरस्टूड कैसे निकाला जाएगा? चलिए फटाफट इसे कॉपी करिए। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये अराउंड 5-6 मार्क्स के आता था क्वेश्चन है ये। चलिए सॉल्व द क्वेश्चन प्लीज, कॉपी इट फास्ट। अगर नहीं समझा है तो और आपने खुद किया है तो वेरीफाई द सेम। I believe this part being done. Copy this part. तो आई बिलीव यहाँ तक हो गया है ना। कॉपी दिस पार्ट, ये हो गया लिख के। अब यहाँ पे अब फॉर्मूला मेथड से भी कर लो, ये तो अपना पूरा लॉजिक किया, ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन से यू कैन हैव अ चॉइस कि आपको किस तरीके से करना है। आंसर दोनों से एक ही आने वाला है, बट यू शुड नो हाउ टू सॉल्व फ्रॉम बोथ द मेथड्स। क्लियर? डू इट फास्ट। So I believe this part being done. Copy the remaining part also. You can do either of the same. Clear? अब देखिए, so this is how the question have to be solved. Now let's go to the next question. अब देखो अब क्वेश्चन नंबर 8, अब ये आपको ट्राई करना है। पहले क्वेश्चन समझ लो, और ये आपके आईसीएसआई मॉडल का भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे नेम ऑफ द स्कीम दिया है, दैट इज XYZ। साइज ऑफ द स्कीम दिया है 100 लाख का है। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स दिया है। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट दिया है। नाउ नाउ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स दिया है 10 लाख। अब आगे क्या लिखा है? नाउ मार्केट वैल्यू ऑफ द फंड इन्वेस्टमेंट दिया है 180 लाख। अक्रूड इनकम दिया है, रिसीवेबल दिया है, लायबिलिटी दिया है, अक्रूड एक्सपेंस दिया है। तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है? अपने को एनईवी निकालना है। कैसे निकलेगा? फॉर्मूला से देखो क्या लिख रहा है, मार्केट वैल्यू ऐड कर देंगे, तो मार्केट वैल्यू प्लस अक्रूड इनकम प्लस रिसीवेबल, सब एसेट है, ये सब ऐड हो जाएगा। लायबिलिटी और अक्रूड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। ये जो वैल्यू आएगी इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? सॉल्व द क्वेश्चन। तो आई बिलीव आप लोगों ने ट्राई किया है। अब हाउ दिस क्वेश्चन नीड टू बी सॉल्व। अब देखो तो यहाँ पे एसेट की वैल्यू कितनी आ रही है? तो 1 लाख 180 लैक्स प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख, तो माइनस कर देंगे 50,000 कितना आ गया? 181 लैक्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है? 10 लैक्स। तो एनएवी कितना आ गया? 18.1 पर यूनिट। सबका आया?
एंड प्रॉपर किया है ना, याद रखना आपको। हाँ, जैसे भी आप फॉर्मूले से करो, टेबलर फॉर्म में करो, आपको उस तरीके से प्रेजेंट करना है जिस तरीके से आप एग्जाम में लिखने वाले हो। क्लियर? चलो गुड, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या लिखा है। Now calculate NAV and the rate of return for the unit holder who bought a unit at 17.6। मतलब अपने को NAV भी निकालना है और रेट ऑफ रिटर्न भी निकालना है। अच्छा, आपने कितने में परचेज किया है? 17.6 पे, एंड रिसीव अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर यूनिट ड्यूरिंग द पीरियड, फेस वैल्यू इज 10, अदर डिटेल्स आर एज अंडर। तो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड, तो बॉट यूनिट एट इतना, डिविडेंड 2। अच्छा, अब क्या दिया है? मार्केट वैल्यू ऑफ फंड पोर्टफोलियो दिया है 4200 करोड़, साइज ऑफ द स्कीम दिया है 2000 करोड़, अक्रूड इनकम दिया 100 करोड़, रिसीवेबल 100 करोड़, अक्रूड एक्सपेंस दिया 275 करोड़, लाइबिलिटी दिया है 150 करोड़, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स दिया है 200 करोड़। क्लियर? तो सबसे पहले तो आप एनएवी निकाल लोगे, एनएवी निकालने के बाद रेट ऑफ रिटर्न निकल जाएगा। सॉल्व द क्वेश्चन प्लीज। तो आई बिलीव आपने कर लिया है। अब देखो इसमें क्या है, तो इसमें तो आपका एसेट तो आ रहा है 4400 करोड़, लाइबिलिटी आ रहा है 425 करोड़, एंड नेट एसेट 3975। तो पहले क्वेश्चन वाला जैसा ही है ना बेसिकली। एनएवी कितना आ गया? 19.875 करोड़ पर यूनिट। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट कितना था? 17.6। अभी वैल्यू कितना हो गया? 19.875। मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन कितना है? 2.275 पर यूनिट। डिविडेंड है ₹2 पर यूनिट। तो टोटल रिटर्न कितना हो गया? 4.275, एंड परसेंटेज आ गया 24.29। क्लियर? परफेक्ट। So this is how the question have to be solved, and now we are moving towards the next variety of question। अब इस variety को बहुत ध्यान से देखना। Clear? So we are moving towards the next variety of question। Now ये question देखो, क्वेश्चन नंबर 13 आप देखोगे तो ये 2018 में 5 मार्क के लिए आया है। क्वेश्चन नंबर 14 2019 में जून में आया है, एंड क्वेश्चन नंबर 15 2019 में दिसंबर में। सब तीनों अटेम्प्ट देखो लाइन से क्वेश्चन आ रहा है, एक ही कॉन्सेप्ट है तीनों क्वेश्चन का। तो पहले को एक कॉन्सेप्ट में समझना है और फिर 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। I will verify the thing। अब देखो इसमें क्या लिखा है। Now a mutual fund has NAV of 11.5 at the beginning of the year। तो म्यूचुअल फंड का NAV कितना है? 11.5 at the beginning of the year। Now at the end of the year NAV increased to 12.1। NAV कितना हो गया? 12.1। Meanwhile the fund distribute 0.8 as dividend and 0.7 as capital gain। तो फंड ने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है? तो फंड डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। क्लियर? अच्छा, एनएवी कितना था बिगनिंग ऑफ द ईयर, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर एनएवी इंक्रीज टू 12.1। क्या लिखा है? व्हाट इज द फंड रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो फंड रिटर्न कितना आ रहा है वो निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? स्टार्टिंग एनएवी और लास्ट एनएवी के बीच का डिफरेंस, कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन, इन तीनों को ऐड करेंगे, दैट इज द रिटर्न अमाउंट, एंड फिर रिटर्न परसेंटेज निकल जाएगा। दैट इज कॉल्ड होल्डिंग पीरियड रिटर्न ऑल्सो। इस क्वेश्चन में जो सेकेंड पार्ट है वही कॉन्सेप्ट है। क्या लिखा है? हैड दिस डिस्ट्रीब्यूशन बीइंग रीइन्वेस्टेड। अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन को रीइन्वेस्ट कर दिया, क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कैपिटल गेन एंड डिविडेंड। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हैड दिस डिस्ट्रीब्यूशन बीइंग रीइन्वेस्टेड। तो आप इस पैसे को रीइन्वेस्ट अगर कर देते एट एन एवरेज एनएवी ऑफ 11.8, तो 11.8 के एवरेज एनएवी पे अगर रीइन्वेस्टमेंट हो जाता, व्हाट इज द रिटर्न फॉर 200 यूनिट। तो 200 यूनिट का नेट रिटर्न कितना निकलता, ये अपने को सॉल्व करना है। समझा? रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लीजिए आप लोग। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो पहले सॉल्व करो, जिसमें आपको होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना है, स्टार्टिंग में कितना था, लास्ट में कितना था, डिविडेंड, कैपिटल गेन, कैपिटल एप्रिसिएशन, इसको ऐड कर दो, एंड रिटर्न परसेंटेज निकाल लो। पहले ये करो, सेकंड क्वेश्चन फिर हम लोग समझते हैं कैसे किया जाता है। ट्राई टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। चलिए, तो देखो आई बिलीव फर्स्ट पार्ट ट्राई किया। नाउ लेट्स सी दिस थिंग। कैसे है कि कैप 11.1 स्टार्ट एनएवी था, एंड 12.1 रिडम्पशन लास्ट में एनएवी था। तो कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हो गया? 0.6। डिविडेंड कितना है? 0.8 पर यूनिट। कैपिटल गेन कितना है? 0.7 पर यूनिट। क्लियर? तो टोटल रिटर्न कितना आ गया? 2.1। अब टोटल रिटर्न का परसेंटेज कितना आ गया? 18.26। ये आया सबका? अब देखो, अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? हैड दिस डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? दैट हैज दिस डिस्ट्रीब्यूशन बीइंग रीइन्वेस्टेड। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन रीइन्वेस्ट होता
एट एवरेज एनएवी ऑफ 11.8, 11.8 के एवरेज एनएवी पे अगर ये पैसा री इन्वेस्ट होता, व्हाट इज द रिटर्न फॉर 200 यूनिट्स? तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसमें, तो डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन कैपिटल गेन था, तो 0.8 एंड 0.7 इज बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका टोटल 1.5 पर यूनिट इज द डिस्ट्रीब्यूशन। अपने टोटल यूनिट्स कितने हैं 200, तो आपने कितना पैसे को री इन्वेस्ट किया है, तो 1.5 इंटू 200, 300 रुपये को री इन्वेस्ट किया है। किस एनएवी पे री इन्वेस्ट किया है? 11.8। तो आपको टोटल नए यूनिट्स आपने और कितने परचेज किए? 25.42। अब स्टार्टिंग में इनिशियल एनएवी कितना था? 11.5 एंड 200 यूनिट थे, तो अगर 200 यूनिट आपने कितना खर्चा किया था? 2300 रुपये। रिडम्पशन के टाइम पे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे? 200 प्लस 25.42, बिकॉज उसने री इन्वेस्ट किया है ना, तो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गए आपके, सो 225.42 एंड रिडम्पशन एनएवी कितना है? 12.1। तो आपको रिडम्पशन के टाइम पे कितना पैसा मिला? तो 225.42 इंटू 12.1 कितना आ गया? 2727.582। तो रिटर्न परसेंटेज कितना आ गया? तो रिटर्न कितना कमाया आपने? 427.582। तो रिटर्न परसेंटेज कितना आ गया? तो 427.582 अपॉन 2300 इंटू 100 मतलब 18.59। अब देखो अगर री इन्वेस्ट नहीं करते तो रिटर्न मिलता 18.21, और री इन्वेस्ट करते तो रिटर्न कितना मिला? 18.59। तो विच ऑप्शन इज बेटर? री इन्वेस्ट करना। क्लियर? समझा कैसे सॉल्व किया जाएगा? चलो फटाफट कॉपी दिस पार्ट। तो ये पार्ट हो गया। नाउ copy this part. So I believe this part being done. Copy this part. So I believe this part being done. With this part. अब देखिए, अब यहाँ पे सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या लिखा है। Now it says that mutual fund having 300 units have shown NAV of 8.75 and 9.45 at the beginning and at the end of the year respectively. The mutual fund is given two options. तो म्यूचुअल फंड ने दो ऑप्शन दिए हैं। पहला क्या ऑप्शन है? पे 0.75 पर यूनिट एज डिविडेंड एंड 0.6 पर यूनिट एज कैपिटल एप्रिसिएशन। और सेकंड क्या है? दिस डिस्ट्रीब्यूशन आर टू बी री इन्वेस्टेड एट द एवरेज एनएवी ऑफ 8.65 पर यूनिट। what difference it would make in terms of return available and which option is preferable? समझा? सॉल्व द क्वेश्चन। 15 बता देता हूँ, दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 15 भी सेम तरीके का है। अब 15 क्वेश्चन क्या, ये भी देख लो क्या दिया है। अ म्यूचुअल फंड हैज शोन NAV of 11.6 at the commencement of the year and at the end of the year NAV increased to 12.5. Meanwhile the fund distribute 0.75 as dividend and 0.85 as capital gain. Calculate the fund return during the year and had this distribution being reinvested at the NAV of 12.2, what is the return for 400 units? समझा? सेम तरीके से क्वेश्चन जाएगा। सॉल्व बोथ द क्वेश्चन प्लीज। सो आई बिलीव आप लोगों ने 14 और 15 दोनों ट्राई किए। लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ। अब देखो 14 में क्या दिया था? नाउ इट से दैट म्यूचुअल फंड ने 300 यूनिट है। अच्छा स्टार्टिंग एनएवी कितना था? 8.75। रिडम्पशन एनएवी कितना था? 9.45। करेक्ट? तो कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हो गया? 0.7 पर यूनिट। अब यहाँ पे ऑप्शन 1 में जो डिविडेंड है और कैपिटल एप्रिसिएशन वो उसने दे दिया है। तो डिविडेंड कितना है? 0.75 एंड कैपिटल एप्रिसिएशन कितना है? 0.6। तो यहाँ पे ना अगर आप किसी एक को ना जो कैपिटल एप्रिसिएशन जो डिस्ट्रीब्यूट किया उसको कैपिटल गेन लिख लेना, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। क्लियर? तो डिविडेंड कितना है? 0.75, कैपिटल एप्रिसिएशन गेन कितना है? 0.6। तो टोटल रिटर्न कितना मिला? डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब कितना हो गया? 2.05। तो रिटर्न परसेंटेज कितना हो गया? 23.42। ये सबका आया एवरीवन? आ गया? चलो अब ऑप्शन 2 में क्या बोला है? Now these distribution are to be reinvested at an average NAV of 8.65 per unit. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये री इन्वेस्ट किया गया कितने NAV पे? 8.65 per unit. Now what difference it would make in terms of return available and which option is preferable? Clear?
तो यहाँ पे what is being said that this distribution are reinvested at the average NAV of 8.65 per unit। तो क्या लिखा है, अब देखो कितने यूनिट के लिए, कितने यूनिट की बात करें, 300 यूनिट की। तो 300 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूशन कितना था, 1.35। तो 300 इंटू 1.35 कर दिया, कितना आया, 405। अब एवरेज एनएवी कितना है, 8.65। तो कितने यूनिट्स उसने री इन्वेस्ट किए, 46.82। अब स्टार्टिंग में यूनिट्स कितने थे, 300, एंड इनिशियल एनएवी कितना था, 8.75। तो उसने कितना पैसा खर्चा किया था, 2625। रिडम्पशन के टाइम पे एनएवी था 9.45 एंड नंबर ऑफ यूनिट्स था 300 प्लस 46.82, मतलब 346.82। तो रिडम्पशन अमाउंट कितना मिला उसको, 3277.44। तो उसने रिटर्न कितना कमाया, 652.44। तो रिटर्न परसेंटेज कितना आ गया, 24.85, बराबर। तो विच ऑप्शन इज बेटर, अगर री इन्वेस्ट किया तो रिटर्न आया 24.85, और री इन्वेस्ट नहीं करता तो रिटर्न आता 23.42। तो विच ऑप्शन इज बेटर, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन 15 देखते हैं क्या लिखा है। A mutual fund has shown NAV of 11.6 at the commencement of the year. Now at the end of the year, NAV increased to 12.5। तो यहाँ पे स्टार्ट में कितना था, 11.6, रिडम्पशन कितना हुआ 12.5, मतलब 0.9 हो गया। Now meanwhile the fund distribute 0.75 as dividend and 0.85 as capital gain, मतलब ये distribution हो गया। So calculate the fund return during the year and had this distribution being reinvested at an average NAV of 12.2, what is the return for 400 units? Clear। देखो अब इसमें क्या दिया है, तो 11.6 स्टार्टिंग में, 12.5 रिडम्पशन के टाइम पे, कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हो गया 0.9, डिविडेंड कितना है 0.75, कैपिटल गेन कितना है 0.85। टोटल रिटर्न कितना हो गया, डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हो गया, 2.5 पर यूनिट। अभी 2.5 पर यूनिट कमाने के लिए उसने खर्चा कितना किया था, 11.6। तो रिटर्न परसेंटेज कितना हो गया, 21.55। क्लियर। अब क्या बोला है कि रिटर्न जो है उसको री इन्वेस्ट कर दिया, कितने यूनिट्स के लिए, 400 यूनिट्स के लिए। तो डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन कितना हो गया, तो 1.6 का री इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंटू 400 यूनिट्स। तो कितना पैसा री इन्वेस्ट हुआ है, 640। 640 में एवरेज एनएवी कितना, एनएवी जिसपे री इन्वेस्टमेंट हुआ 12.2 है। यहाँ पे यूनिट्स कितना लिया फिर इसने, 52.4590 यूनिट्स। तो इनिशियल एनएवी कितना था, 11.6, और 400 यूनिट्स था। तो इसने खर्चा कितना किया था, 4640। रिडम्पशन के टाइम पे एनएवी कितना है, 12.5, एंड रिडम्पशन के टाइम पे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए, 400 प्लस 52.4590। तो 452.4590। यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट 452.4590 रिडम्पशन अमाउंट कितना आ गया, तो यहाँ पे रिडम्पशन अमाउंट आ गया 452.4590 इंटू 12.5, मतलब कितना आ गया, 5655.7375। तो रिटर्न कितना आ गया, 1015.7375। रिटर्न परसेंटेज कितना आ गया, 21.89। क्लियर। तो अगर री इन्वेस्ट कर दिया तो रिटर्न आया 21.89, री इन्वेस्ट नहीं करते तो रिटर्न आता है 21.55। विच ऑप्शन इज बेटर, ऑप्शन 2। क्लियर। So this is how question number 13, 14 and 15 need to be solved. समझा ये। तो आई बिलीव सबने लिख भी लिया होगा, एंड नहीं लिखा है तो फटाफट कॉपी करिए। So I believe this part being done. Now copy this part. So I believe this part being done. Now copy this part. I believe this part being done. Now copy this part. Now this is how the question 14 need to be solved. Now question 15, copy this part. So I believe this part being done. Copy this part. So I believe this part being done. Now copy this part.
and I believe this part being done. So we have done with question number 13, 14 and 15, and now we are moving towards the next variety of question. This is question number 12. अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, but that asked in 2008. Okay, long back. लेकिन 16 मार्क्स क्वेश्चन आया था, और जब ये क्वेश्चन आया था तो लेस देन 8% स्टूडेंट हैव कुड हैव क्लियर दिस थिंग. मतलब मेजॉरिटी बच्चे सेम में फेल हो गए थे उस अटेम्प्ट में, बिकॉज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इस क्वेश्चन का था, बिकॉज पहला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जहाँ बच्चों का कॉन्फिडेंस कार्यक्रम हो गया. क्लियर? रीड द क्वेश्चन, लेट्स सी हाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी सॉल्व. रीड द क्वेश्चन प्लीज. नाउ सी हाउ दिस क्वेश्चन नीड टू बी सॉल्व. क्या लिखा है? नाउ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, now determine NAV of regular income scheme on per unit basis. Clear? देखो क्या लिखा है? listed shares at cost. now at cost मतलब जब shares purchase किया तो उसमें वैल्यू कितनी थी? 20 करोड़. कैश इन हैंड कितना है? 1.23 CR. बॉन्ड एंड डिवेंचर एट कॉस्ट. एट कॉस्ट मतलब किस प्राइस पे लिया गया था? बॉन्ड एंड डिवेंचर एट कॉस्ट मतलब किस प्राइस पे लिया गया था? 4.3 पे. नाउ अब इसमें आगे क्या लिखा है? Now of these bond not listed or quoted, तो यहाँ पे bond not listed and quoted कितना है? 1 CR. देखो of these, इसका मतलब ये जो दिया है इसमें listed and unlisted दोनों है, तो listed bond and unlisted bond. तो listed bond है 3.3 करोड़, अनलिस्टेड बॉन्ड है 1 CR. क्लियर? क्या लिखा है? अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एट कॉस्ट कितना है? तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज इज 4.5 करोड़ का कॉस्ट वैल्यू है. डिविडेंड अक्रूड कितना है? 0.8 करोड़. अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स 6.32. एक्सपेंडिचर अक्रूड 0.75 करोड़. वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड एंड डिवेंचर एट NAV डेट. देखो क्या लिखा है? नाउ लिस्टेड बॉन्ड, तो वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड एंड डिवेंचर एट NAV डेट. तो NAV डेट पे लिस्टेड बॉन्ड की वैल्यू कितनी हो गई है? 8 करोड़. उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी थी? 3.3 करोड़. उसकी वैल्यू अब कितनी हो गई है? 8 करोड़ हो गई है. क्लियर? मतलब हम लोग को सारा कैलकुलेशन किसका निकालना है? NAV डेट पे. क्या लिखा है? नंबर ऑफ यूनिट्स दिया है 20 लाख. करंट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 100. देखो एक चीज समझो, जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज 100 रुपए का था, उसका आज की तारीख में रिलाइजेबल वैल्यू 106 है, 106.5. तो हमने फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी कितने कॉस्ट प्राइस पे लिया था? फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का कॉस्ट प्राइस कितना था? 4.5 करोड़. तो उसकी आज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? समझ रहे हैं? जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जब लिया था 100 का, उसकी आज की रिलाइजेबल वैल्यू 106.5 है. तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जो आपने 4.5 करोड़ का लिया था, उसकी आज की रिलाइजेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब बच्चे बिना दिमाग ये इसके अगर पढ़ते हैं ना क्वेश्चन, तो ये लोग क्या करते हैं? इसको भी ऐड कर देते हैं. ये सब दिए हैं आपको वैल्यू निकलवाने के लिए. क्या लिखा है? लिस्टेड शेयर्स वर परचेज व्हेन इंडेक्स वाज 1200. तो जब आपने परचेज किया तो इंडेक्स कितना था? 1200. प्रेजेंट इंडेक्स इज 2120. मतलब इंडेक्स वैल्यू चेंज हुई है ना. तो अगर इंडेक्स वैल्यू चेंज हुई है तो लिस्टेड शेयर्स की वैल्यू भी तो चेंज हो जाएगी. लिस्टेड शेयर परचेज किया तो उसकी परचेज कॉस्ट क्या था? लिस्टेड शेयर का परचेज कॉस्ट क्या था? लिस्टेड शेयर्स 20 करोड़. आज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट्स समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्या लिखा है? देयर इज अ डिमिनिशन ऑफ 20% इन वैल्यू ऑफ अनलिस्टेड बॉन्ड. मतलब अनलिस्टेड बॉन्ड की वैल्यू में 20% का डायल्यूशन है. अब इसके हिसाब से यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एसेट. उसमें से लायबिलिटी को माइनस करेंगे, फिर नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे. दैट इज हाउ यू विल कैलकुलेट द NAV. एंड अब बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स, लगाइए दिमाग, बिकॉज अगर आप ये क्वेश्चन कर पाते हो, आई टेल यू इन माय टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 16-17 ईयर्स, हार्डली बच्चे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं. दो आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू, एवरीथिंग बता दिया है, सब समझा दिया है, एक एक वर्ड समझा दिया. अब अपना दिमाग यूज करो, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं. अप्लाई योर माइंड. गलत होगा होने दो. अप्लाई योर माइंड एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन.
तो इस क्वेश्चन को ना ध्यान से समझो, क्वेश्चन में क्या दिया है, बेवकूफ़ की तरह सिर्फ ऐड मत करो, इसमें कैलकुलेशन करना है अपने को। देखो क्या लिखा है, लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट, मतलब जब आपने लिस्टेड शेयर परचेज किया तो आपने खर्चा कितना किया था, 20 करोड़। अच्छा तब देखो नीचे टेबल में क्या लिखा है कि जब लिस्टेड शेयर परचेज किए गए तो उसमें सेंसेक्स कितना था, 1200। वो 1200 करोड़ नहीं है, ऐसे सेपरेट टेबल। जब आपने लिस्टेड शेयर परचेज किया तो सेंसेक्स कितना था, 1200। आज के तक में सेंसेक्स कितना है, 2120। तो सेंसेक्स ग्रो किया है ना, तो अगर सेंसेक्स ग्रो किया तो लिस्टेड शेयर्स की वैल्यू भी तो बढ़ेगी। कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 1200 था तो वैल्यू थी 20 करोड़, तो 2120 तो वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 35.33। समझा। जब जब परचेज किया था, जब परचेज किया था तो सेंसेक्स था 1200, आज के तारीख में सेंसेक्स है 2120, तो शेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जो कैश इन हैंड तो उतना ही रहेगा। बॉन्ड एंड डिवेंचर एट कॉस्ट, तो देखो बॉन्ड एंड डिवेंचर जब लिया था तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 4.3 करोड़। उसमें से ऑफ दिस बॉन्ड नॉट लिस्टेड इन कोटेड, मतलब अनलिस्टेड बॉन्ड 1 करोड़ के थे, मतलब लिस्टेड बॉन्ड कितने के हो गए, 3.3 करोड़ के। अब देखो अदर फिक्स इनकम सिक्योरिटीज एट कॉस्ट, मतलब फिक्स इनकम सिक्योरिटी जब लिया है एट कॉस्ट तो कितना हो गया, 4.5 करोड़। अभी फिक्स इनकम सिक्योरिटीज एट कॉस्ट 4.5 करोड़ था। एंड देखो नीचे क्या लिखा है, करंट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स इनकम सिक्योरिटीज ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 100 इज 106.5, मतलब जो फिक्स इनकम सिक्योरिटी 100 का था उसकी आज की रिलाइजेबल वैल्यू 106.5 है। तो अगर आपने 4.5 करोड़ का फिक्स इनकम सिक्योरिटीज लिया है तो उसकी आज की वैल्यू कितनी हो गई, 100 का लिया था, आज वैल्यू है 106.5। तो अगर 4.5 करोड़ का लिया था तो आज की वैल्यू कितनी हो गई, करो कैलकुलेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 4.7925 करोड़ आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, डिविडेंड अक्रूड, ये सब ऐड कर देंगे। अमाउंट पेबल ऑन शेयर माइनस हो जाएगा, एक्सपेंडिचर अक्रूड माइनस हो जाएगा। अच्छा देखो लिस्टेड शेयर जब लिया था तो वैल्यू कितनी थी, 3.3 करोड़। नीचे क्या दिया है, वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड एंड डिवेंचर एनएवी डेट कितना हो गया, 8 करोड़। तो अपने को 3.3 करोड़, आज के टाइम में कितना हो गया, 8 करोड़। तो लिस्टेड शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 8 करोड़। हम लोग तो एनएवी डेट पे वैल्यू निकाल रहे हैं ना। एंड नीचे क्या लिखा है, देयर इज अ डिमिनिशन ऑफ 20% द वैल्यू ऑफ अनलिस्टेड बॉन्ड। तो अनलिस्टेड बॉन्ड कितने था, कितने का वैल्यू था अनलिस्टेड बॉन्ड का, 1 करोड़। तो उसकी आज की वैल्यू कितनी हो गई, 20% माइनस हो गया, मतलब कितना हो गया, 80 लैक्स। समझा। अब इन सब वैल्यू को एनएवी डेट पे सारे एसेट की वैल्यू को ऐड किया जाएगा, फिर लायबिलिटी को माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे। सॉल्व द क्वेश्चन प्लीज। तो आई बिलीव आपने ट्राई कर लिया है। नाउ लेट्स सी वेदर योर आंसर इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। देखो क्या दिया था क्वेश्चन में, नाउ क्वेश्चन में दिया था लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट। अब लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट की वैल्यू कितनी है, देखो जब इंडेक्स था 1200 तो वैल्यू थी 20 करोड़। जब इंडेक्स है 2120 तो वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा, 35.3333 करोड़। कैश इन हैंड कितना है, 1.23 करोड़। लिस्टेड डिवेंचर्स एंड बॉन्ड एनएवी डेट वैल्यू कितनी थी, 8 करोड़। अनलिस्टेड बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, 0.1 करोड़ का था, 20% डिमिनिशन हो गया, 0.8 करोड़। अब फिक्स इनकम सिक्योरिटी जब फेस वैल्यू था एंड रिलाइजेबल वैल्यू, तो अगर फेस वैल्यू 100 था तो रिलाइजेबल वैल्यू 106.5 था। यहाँ पे अगर फेस वैल्यू अगर 4.5 करोड़ से तो रिलाइजेबल वैल्यू कितना हो जाएगा, 4.7925 करोड़। डिविडेंड अक्रूड कितना है, 0.8, तो ये कितना आ गया, टोटल एसेट वैल्यू 50.9558 करोड़। इसमें लाइबिलिटी कितना है, लाइबिलिटी है 6.32 करोड़ एंड 0.75 करोड़, मतलब 7.07 करोड़ आ गया। नेट एसेट कितना आ गया, तो 43.8858 करोड़। देखो ये नेट एसेट करोड़ में है एंड नंबर ऑफ यूनिट्स 20 लैक्स दिया है। अब बच्चे जनरली क्या करते हैं, उसको 20 से डिवाइड कर देते हैं। देखो ऊपर करोड़ दिया है, नीचे लैक्स दिया है, तो एनएवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एनएवी वैल्यू इज नेट एसेट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट, तो 43.8858 इंटू, अगर अब मैं करोड़ से इसको लैक्स में कन्वर्ट कर दूँ, इन डिवाइडेड बाय 20 लाख, तो कितना आ जाएगा, 219.429 पर यूनिट। समझा। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन।
तो आई बिलीव समझ में आ गया है। मेजोरिटी बच्चे इस क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाए, तो आप लोग प्लीज़ इसको प्रॉपरली कॉपी कर लीजिए, कॉपी फास्ट। क्या क्लियर? Copy this part. So this is how these type of questions need to be solved. Clear? तो यहाँ पे हम लोगों ने म्यूचुअल फंड के जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आर देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व, बट वैरायटी समझा आप लोगों को? So these are a few of the varieties which we have solved with respect to the practicals being asked from mutual fund chapter. So in the last session of SEBI practical we have done good number of topics. Mutual fund के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे. We have also done the derivative part हम लोगों ने कर लिया था. Now we are moving towards the next variety that is called method of calculating closing price and last traded price. अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, तो स्टॉक एक्सचेंज का जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो क्या होता है 9 AM to 3:30 PM. ये स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग आवर्स होता है. तो लास्ट 30 मिनट्स क्या होगा 3 PM to 3:30 PM. अब देखो अब कैसे निकालते हैं, अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस डेटा देखोगे ना स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसमें लिखा होता है कि कंपनी का ओपन प्राइस कितना है, हाई लो एंड क्लोज कितना है. तो क्लोजिंग प्राइस निकलता कैसे है, तो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग प्राइस. अब क्लोजिंग प्राइस कैसे निकलता है कि अगर कंपनी को, सिंपल वर्ड्स में, अगर कंपनी लास्ट 30 मिनट्स में ट्रेडिंग हुआ ही नहीं है, मतलब नो ट्रेडिंग इन बिटवीन 3 PM to 3:30 PM, तो जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस हो जाएगा. एंड लास्ट ट्रेड प्राइस क्या होगा, जिस प्राइस पे लास्ट सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन हुआ. क्लियर? दैट इज टू बी कॉल्ड एज लास्ट ट्रेडेड प्राइस. और अगर लास्ट 30 मिनट्स में ट्रेडिंग हुआ है, तो लास्ट 30 मिनट्स में अगर ट्रेडिंग हुआ है तो क्लोजिंग प्राइस कैसे निकलते हैं, तो लास्ट 30 मिनट्स का शेयर ट्रेडेड 1 इंटू प्राइस 1 प्लस शेयर ट्रेडेड 2 इंटू प्राइस 2 प्लस शेयर ट्रेडेड 3 इंटू प्राइस 3 डॉट 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 शेयर ट्रेडेड n इंटू प्राइस एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड. एंड लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या होता है, ये वो प्राइस है जिसपे लास्ट सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन हुआ है. क्लियर? अब एक बार इसको ध्यान से रीड करिए एंड फिर हम लोग देखते हैं कि क्लोजिंग प्राइस स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज का निकाला कैसे था. रीड दिस पार्ट. अब यहाँ पे क्या दिया है, नाउ सी द क्वेश्चन. अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड रिगार्डिंग टू शेयर, शेयर ए एंड शेयर बी. क्लियर? एज ऑन 18 सितंबर. अब शेयर ए में देखो क्या लिखा है, टाइम दिया हुआ है ट्रेडिंग का. ठीक है, तो क्या 3 से 3:30 के बीच में ट्रेडिंग हुआ है, हुआ है. तो इफ यू सी दिस थिंग, तो यहाँ पे 3 से लेके 3 से लेके 3:25 तक ट्रेडिंग हुआ है. तो कैसे निकालेंगे क्लोजिंग प्राइस, तो शेयर्स ट्रेडेड 1 इंटू प्राइस 1 मतलब क्या हो जाएगा 1514 इंटू 380.99 प्लस शेयर्स ट्रेडेड 2 इंटू प्राइस 2 मतलब कितना हो जाएगा 1625 इंटू 381.79. ऐसे सबको ऐड किया जाएगा अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड. क्लियर? एंड शेयर ए का लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या हो जाएगा, जिस प्राइस पे लास्ट सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन हुआ मतलब 383.74. अब शेयर बी देखते हैं. शेयर बी में देखो क्या 3 से 3:30 में ट्रांजेक्शन हुआ है, नहीं हुआ है. तो जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वही क्लोजिंग प्राइस हो जाएगा. तो यहाँ पे तो 49.95 क्लोजिंग प्राइस भी और लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी. समझा? तो शेयर बी में तो कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन अपने को शेयर ए में करना है. तो कैलकुलेट द थिंग प्लीज. चलिए, सो लेट्स चेक द थिंग. अब देखिए कैसे निकलेगा. तो फॉर शेयर 1 तो 14 इंटू 380.99 समझा, प्लस 1625 इंटू 381.79 प्लस 1025 इंटू 380.38 मतलब डिवाइड बाय 1514 प्लस 1625 मतलब दैट इज हाउ. तो कितना आएगा 381.8349 आया.
अच्छा लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना आ जाएगा 383.74 एंड शेयर बी का तो अपना सेम ही है, क्लोजिंग प्राइस इक्वल टू लास्ट ट्रेडेड प्राइस इक्वल टू 49.95. समझा? दिस इज हाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन नीड टू बी सॉल्व. चलिए नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 17. सेम क्वेश्चन है, सेम तरह क्वेश्चन. अच्छा ये जो क्वेश्चन 16 उन्होंने किया था, ये क्वेश्चन आया था 2014 में फॉर 6 मार्क्स. अब क्या लिखा है, अब क्या लिखा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड रिगार्डिंग शेयर एक्स ट्रेडिंग एट NSE ऑन 2 सितंबर 2017. क्लियर? अब तो कितना दिया है, तो 2 सितंबर 17 का 15 देखो यहाँ पे क्या 3 से 3.5 जो ट्रेडिंग हुआ है, तो इफ यू सी दिस थिंग तो ट्रेडिंग हुआ है 3 से 3.5 के बीच में, निकल जाएगा. Now you are required to determine the closing price and last traded price for 2 September 2017. Solve the question please. So I सबने solve कर लिया. Let's check the thing. तो आंसर कितना आ रहा है 261.8349 and last traded price कितना आ रहा है 263.74. Clear? So this is how the last traded price and closing price need to be calculated. Clear? Now we are moving towards, copy this part those who want to copy. Chalo, so we are moving towards the next topic that is called manner of calculating compensation for retail investor in IPO under ASBA. अब ये क्या है, see ASBA क्या होता है, we know कि आप क्या करते हो, आप रिटेल इन्वेस्टर SCSB को ऑथराइज करता है कि उसके बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, और फिर अगर शेयर्स आपके नाम पे अलॉट होंगे तब तो पैसा मिलेगा, तब तो पैसा आपके अकाउंट से जाएगा और शेयर्स मिलेंगे, और अगर शेयर्स आपके नाम पे अलॉट नहीं हुए तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो अनब्लॉक कर दिया जाएगा. लेकिन अगर मान लो SCSB अप्लाई करना ही भूल गया, जो कि होता नहीं है, इसलिए UPI लाया गया. UPI में आप खुद ब्लॉक कर सकते हो, आपको किसी SCSB को ऑथराइजेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे क्या लिखा है, now while the process of ASBA has resulted in complete elimination of complaint pertaining to refund, there have been instances where the applicant in IPO has failed to get allotment of specified security and the process have suffered opportunity loss. तो यहाँ पे इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी लॉस ना हो इसके लिए उनको एक मिनिमम कॉम्पनसेशन दिया जाता है, और ये मिनिमम कॉम्पनसेशन किस पे बेस्ड है, 4 फैक्टर पे कि अपॉर्चुनिटी लॉस कितना हुआ ड्यू टू नॉन अलॉटमेंट, दैट इज 1. सेकेंड थिंग, नंबर ऑफ टाइम्स इशू कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट है, लिस्टिंग गेन क्या होता अगर अलॉटमेंट हुआ होता. तो कॉम्पनसेशन का फॉर्मूला क्या है, तो इसमें ना आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉम्पनसेशन इज इक्वल टू लिस्टिंग प्राइस माइनस इशू प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर अगर आपको अलॉट होता तो, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट कितना था. क्लियर? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट द कॉम्पोजिशन. क्लियर? अभी क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं, रीड दिस थिंग प्लीज. अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन 18 में क्या दिया हुआ है कि गिरिधर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, उसने IPO में अप्लाई किया था 6 सिग्मा के थ्रू ASBA. Now the self-certified syndicate bank failed to make bid in the stock exchange system even after the amount has been blocked. The issue was oversubscribed based on SEBI circular. अपने को क्या आंसर देना है, पहला what are the factors that have to be taken into account. तो SEBI क्या फैक्टर कंसिडर करता है एक फेयर कॉम्पोजिशन पॉलिसी डिटरमाइन करने के लिए. सेकेंडली क्या लिखा है कि मिनिमम फेयर कॉम्पोजिशन कितना मिलना चाहिए. अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिस्टिंग प्राइस कितना है 350, इशू प्राइस कितना है 300, मतलब उसको अगर लिस्टिंग वाले दिन अगर उसने शेयर बेच दिया होता तो उसको 50 रुपये का फायदा होता. अच्छा मिनिमम बिड कितने का था 20 शेयर्स का, तो उसको कम से कम 20 शेयर्स, तो 50 इंटू 200 का फायदा होता 20 शेयर्स. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट कितना था 7:1, मतलब अलॉटमेंट अगर होता तो क्या 7:8, तो कैसे निकालेंगे, तो 350 माइनस 300 दैट इज द गेन इंटू 20 इंटू 7/8. रेशो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट क्या है 7/8. सी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1, तो 7/8 कितना हुआ 1 से कम प्रोबेबिलिटी है ना, तो यहाँ पे 7/8 मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द कॉम्पोजिशन. कैलकुलेट द थिंग प्लीज. सो अब देखो, अब यहाँ पे हाउ टू गेट द सॉल्यूशन, सेम
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो लिस्टिंग प्राइस माइनस इशू प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर दैट विल बी that would have been allotted if the bid would have been successful into probability, कितना हो जाएगा 350 minus 300 into 20 into 7/8, तो कितना आ गया 875। तो मिनिमम फेयर कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए गिरधर को, कितना मिलना चाहिए 875। क्लियर, कॉपी दिस पार्ट। अब देखिए, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं नई वेराइटी दैट इज कॉल्ड कैलकुलेशन ऑफ एक्स राइट प्राइस एंड वैल्यू ऑफ राइट। अब देखो ये क्या है, तो देखो वैल्यू ऑफ राइट एंड एक्स राइट प्राइस कैसे निकालते हैं, पहले मैं आपको इसका एक लॉजिक समझाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन जो है ना, ये हम लोग लॉजिक और फॉर्मूला दोनों से करेंगे, आपका आंसर सेम आने वाला है। तो आपको, आप दोनों में से जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। जो क्या लिखा है, अ कंपनी वांट्स टू ऑफर राइट शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:1 एट द प्राइस ऑफ 12। देखो अगर राइट शेयर 3:1 दिया जा रहा है तो कितने शेयर्स के अगेंस्ट में कितने शेयर्स राइट में मिल रहे हैं? नो, इट इज 1 शेयर के अगेंस्ट में 3 शेयर्स मिल रहा है। ऐसे समझो, ऐसे समझो, मान लो आपको सेबी में, टैक्स में, ईबीसी, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें मान लो आपको 90 मार्क्स आ जाता है। क्लियर, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, 90/100 लिखेंगे या 100/90 लिखेंगे? 90/100 बराबर, मतलब जो हमको रिसीव होता है ना वो हमेशा न्यूमरेटर होता है, एंड आउट ऑफ जो होता है ना वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है। तो अगर यहाँ पे दिया है 3/1, तो इसका मतलब आपको कितने राइट शेयर्स मिल रहे हैं? 3, एंड आपके पास कितने थे आउट ऑफ 1? तो एक के अगेंस्ट में आपको 3 राइट शेयर मिल रहे हैं। क्लियर, अब तो क्या लिखा है, तो कंपनी वांट्स टू ऑफर राइट शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:1 एट अ प्राइस ऑफ 12। नाउ फॉलोइंग आर द एडिशनल डिटेल्स ऑफ द कंपनी। अब क्वेश्चन में और डिटेल क्या दिया है कि कंपनी के राइट शेयर से पहले शेयर्स कितने थे, 2500 शेयर्स, मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू कितना था 24, एंड फेस वैल्यू कितना है 10। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि राइट शेयर्स में अपने को कितने शेयर्स मिलने वाले हैं। अब देखिए पहले यहाँ पे लॉजिक देखते हैं। नसी दिस थिंग, तो अगर मान लो मेरा प्री राइट इशू शेयर्स कितने थे 2500 इनटू प्राइस कितना था 24, तो अमाउंट कितना हो गया 60,000। अब राइट शेयर में क्या बोल रहा है कि आप जिसके पास भी एक शेयर्स थे उसको राइट शेयर में 3 शेयर दिए गए। तो अगर कंपनी के टोटल शेयर्स 2500 हैं तो आपको राइट इशू में कितने मिलेंगे 7,500 शेयर्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना, एक के सामने अगर 3 मिल रहा है तो 2500 शेयर हमें कितना राइट शेयर मिलेगा 7,500। अब 7,500 शेयर्स किस प्राइस से मिला है 12 के प्राइस पे, मतलब राइट इशू के बाद मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे 10,000, और मेरा टोटल वैल्यू कितना हो गया, तो देखो 2,500 इंटू 24 कितना हुआ 60,000, एंड 7,500 इंटू 12 किया तो कितना है 90,000, मतलब टोटल की वैल्यू कितनी होगी 1.5 लाख। ये 1.5 लाख शेयर्स कितने शेयर्स की वैल्यू है 10,000। इसका मतलब मेरा राइट इशू के बाद प्राइस शेयर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। तो याद रखना जब राइट इशू के बाद जो प्राइस होता है ना उसको एक्स राइट प्राइस बोलते हैं। व्हाट इज एक्स राइट प्राइस, जो राइट इशू के बाद जो वैल्यू पर शेयर होगा दैट इज कॉल्ड एक्स राइट प्राइस। एंड राइट इशू से पहले शेयर्स की वैल्यू कितनी थी 24, राइट इशू के बाद शेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई 15, मतलब एक्चुअली वैल्यू ऑफ राइट कितना है, तो प्राइस बिफोर राइट इशू माइनस प्राइस आफ्टर राइट इशू, तो वैल्यू ऑफ राइट कितना है 9। समझा। अब देखो, अब यहाँ पे ना अगर पेपर में फॉर्मूला दिया होगा, पहले तो एक बार पहले इसको कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या दिया है, तो एक्स राइट प्राइस क्या है कि राइट इशू के बाद जो प्राइस होता है दैट इज टू बी कॉल्ड एज एक्स राइट प्राइस, एंड वैल्यू ऑफ राइट क्या होता है कि राइट इशू के पहले एंड राइट इशू के प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ राइट। क्लियर। अब देखो, अब एक चीज याद रखना ना, यहाँ पे क्या लिखा है कैलकुलेट एक्स राइट प्राइस एंड वैल्यू ऑफ राइट। एक चीज याद रखना कि अगर क्वेश्चन में लिखा हो करेंट मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस इज, अगर ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी लिखा होगा ना तो इट इज नथिंग बट एक्स राइट प्राइस। अब देखो, अब इसका जो फॉर्मूला है ना वो जबरदस्त फॉर्मूला है। तो एक्स राइट प्राइस को निकालने का, वैल्यू ऑफ राइट निकालने का फॉर्मूला क्या है,
कि एक्स राइट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक्स राइट प्राइस निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू इनटू प्राइस बिफोर राइट इशू अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू, एक ही अमाउंट निकलेगा, प्लस राइट इशू में कितने शेयर्स मिल रहे हैं इनटू प्राइस, राइट इशू प्राइस अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू। अब जो हम लोग ने लॉजिक से किया है ना वो भी सेम ही आने वाला है। अब देखो कैसे, देखो नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू कितना था 2500 इनटू प्राइस बिफोर राइट इशू कितना था 24 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू कितना है 10,000। इफ यू सी दिस थिंग, तो एक्स राइट प्राइस कैसे निकला, तो नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू कितना है 2500 इंटू 24 अपॉन 10,000 प्लस राइट इशू प्राइस कितना है 12 इंटू राइट इशू में कितने शेयर्स मिले हैं 7,500 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू कितना है 10,000, तो कितना आ जाएगा 60,000 अपॉन 10,000 मतलब 6 आ गया प्लस 9, तो मतलब एक्स राइट प्राइस कितना आया 15 आया, सेम आया। एंड फॉर्मूला देखो वैल्यू ऑफ राइट कितना दिया है नंबर ऑफ राइट शेयर्स ऑफर्ड अपॉन ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स, तो राइट शेयर में कितने शेयर्स मिल रहे हैं अपॉन ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एक्स राइट प्राइस माइनस राइट इशू प्राइस। मतलब देखो तो नंबर ऑफ राइट शेयर ऑफर्ड कितना है इफ यू सी दिस थिंग, तो 7,500 अपॉन ओरिजिनल शेयर्स कितने थे 2,500 इंटू राइट इशू प्राइस कितना था एक्स राइट प्राइस कितना है 15 माइनस 12, तो कितना आ गया 9 आ गया, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। अब एक चीज रखना, अगर पेपर में एक्स राइट प्राइस दिया हो तो सीधा फॉर्मूला यूज करना, वैल्यू ऑफ राइट निकालने के लिए क्वेश्चन पूछे और एक्स राइट प्राइस दे दे तो हमेशा फॉर्मूला यूज करना। आप दोनों तरीके से करोगे तो भी आंसर एक ही आने वाला है, बट फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो पहले ये कॉपी कर लिया था, ये कॉपी किया था ना, अब ये फॉर्मूला वाला भी एक बार कॉपी कर लो। अब देखिए सो एवरी दिस पार्ट बीन डन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ, नो सॉल्व द क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन नंबर ऑफ राइट शेयर ऑफर कितना दिया है, राइट शेयर में कितने शेयर्स दिए गए हैं 6,000 एंड नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड मतलब ओरिजिनल शेयर्स कितने थे 3,000 एंड राइट शेयर में कितने शेयर्स दिए गए 6,000। एक्स राइट प्राइस दिया है, राइट इशू प्राइस दिया है, फेस वैल्यू दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट। हो जाएगा? सॉल्व इट नाउ। सो नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 and 24 question. Solve all these 4 question please and solve very fast. अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ देखो 21st क्वेश्चन में कितना आ रहा है आंसर 14 आ रहा है, 21st में वैल्यू ऑफ राइट कितना आ रहा है 14। अब देखो 22nd में क्या दिया हुआ है, now it says that calculate the value of right from the following information number of right share of number of shares x right price right offer price। याद रखना अगर क्वेश्चन में x right price दे दे तो सीधा वैल्यू फॉर्मूला लेके यूज कर लेना, ठीक है। तो कितना आ रहा है 22nd का आंसर 7.5। क्लियर? अब 23 में क्या दिया है, अगेन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट नंबर ऑफ राइट शेयर ऑफर नंबर ऑफ शेयर्स एक्स राइट प्राइस राइट, सेम तरीके से क्वेश्चन है, एवरी टाइम क्वेश्चन आया ही है, कितना आ रहा है 5 आया। अब देखो अब 24th क्वेश्चन जहां बच्चों को थोड़ी तकलीफ आती है, अब क्वेश्चन क्या बोला देख लो, तो क्या लिखा है सोमनाथ हैज शेयर कैपिटल ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, मार्केट वैल्यू इज 250 पर शेयर। देखो मार्केट वैल्यू इज दिया है तो ये क्या है एक्स राइट प्राइस। The company decide to make right issue to the existing shareholder in proportion of 1 new shares of 100 at a premium of 30 per share for every 5 shares held. Calculate the value of right. तो कंपनी ने क्या बोला है कि जिनके पास भी एक राइट शेयर दिया जाएगा जिसके पास 5 शेयर्स होंगे, क्लियर, एंड राइट शेयर किस प्राइस पे दिया जाएगा 130 के प्राइस पे, 100 है और प्रीमियम कितना है 30। इसका मतलब यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट कितना आ रहा है 24। कैसे आएगा दो सीधे देखो यहाँ पे मार्केट प्राइस दिया है, इट्स नथिंग बट द एक्स राइट प्राइस इट इज 250। अब राइट इशू प्राइस कितना है 130,
रेशियो क्या है कि 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेड। अगर 5 शेयर पे 1 शेयर मिलेगा तो 50,000 शेयर पे कितने राइट शेयर मिलेंगे? 10,000 शेयर्स। तो वैल्यू ऑफ राइट कितना हो गया? 10,000 अपॉन 50,000 इंटू 250 माइनस 130 कितना आ गया? सो वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल टू 24। क्लियर? कॉपी दिस पार्ट। सो आई बिलीव दिस पार्ट बीन डन। चलो अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ। देखो क्या लिखा हुआ है। नाउ XYZ Limited is proposing to make now XYZ Limited is proposing to make public issue of 400 crores equity share through book building mechanism whereby 50% issue size is required to be allotted to QIB. Determine the quantum available for allocation to anchor investor. ICDR पढ़ा हम लोगों ने। अब वहाँ पे तो अगर 50% हम लोग QIB को दे रहे हैं, देखो QIB के अंदर 3 बाइफिकेशन होता है, म्यूचुअल फंड, एंकर इन्वेस्टर एंड अदर QIB। म्यूचुअल फंड के पास कितना जाता है? 5%। एंकर के पास कितना जाता है? 60%। एंड अदर 35% किसके पास जाता है? अदर QIB के पास। एंकर इन्वेस्टर जो है उसका 60% जो है उसमें से 1/3 एंड 2/3 होता है। 1/3 गो टू डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड एंड 2/3 गो टू अदर एंकर इन्वेस्टर। तो क्या लिखा है? द क्वांटम रिजर्व फॉर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड एंकर इन्वेस्टर पोर्शन। इसके अलावा अगर एंकर इन्वेस्टर ने ज़्यादा पे किया है तो पब्लिक इशू प्राइस से ज़्यादा पे किया है तो सरप्लस अमाउंट रिफंड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एंकर ने कम पे किया है तो वो आप उससे कलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है? द प्राइस एट विच एलोकेशन इज मेड टू एंकर इन्वेस्टर्स 855 एंड द प्राइस रिफिक्स एज रिजल्ट ऑफ बुक बिल्डिंग इज 858। तो यहाँ पे 3 रुपये पर एंकर इन्वेस्टर से आप कलेक्ट कर सकते हो। क्लियर? अब देखो, अब इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाएगा? सी दिस थिंग। अब अगर मेरा पब्लिक इशू प्राइस 400 करोड़ का है और QIB के लिए 50% पोर्शन रखा है तो मतलब 200 करोड़ QIB के लिए रखा है। अब इसके अंदर 3 बाइफिकेशन आ जाएगा, म्यूचुअल फंड, एंकर इन्वेस्टर एंड अदर QIB। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का 5% आ गया, एंकर इन्वेस्टर का 60%, अदर QIB का 35%। अब एंकर के अंदर 2 पार्ट होंगे, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, अदर एंकर इन्वेस्टर। क्लियर? अभी तो इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया कि एलोकेशन मेड टू एंकर इन्वेस्टर 120 करोड़, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के लिए कितना रहेगा? 40 करोड़, दैट इज 1/3। एंड अगर आपने एंकर इन्वेस्टर से कम प्राइस चार्ज किया और पब्लिक इशू का प्राइस ज़्यादा है तो जो डिफरेंस अमाउंट है पर 3 रुपीज़ पर शेयर इन दिस केस वो आप एंकर से चार्ज कर सकते हो। क्लियर? कॉपी दिस पार्ट। दैट इज द क्वेश्चन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट बेसिकली, कि किसको कितना नेट ऑफर टू पब्लिक कैटेगरी में किसको कितना दिया जाए। अगर ज़्यादा लिया है करेक्ट, अगर आपने एंकर से ज़्यादा लिया है तो रिफंड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने एंकर से कम लिया है तो आप उससे डिफरेंस अमाउंट डेफिसिट चार्ज कर सकते हो। कॉपी दिस पार्ट। सो आई बिलीव यहाँ तक हो गया है। नाउ कॉपी दिस पार्ट। Copy this part. So I believe this part being done. अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 27 पे आओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें क्या लिखा है कि क्लोजिंग प्राइस ऑफ स्टॉक ऑफ फाइन लिमिटेड जो दिया है लास्ट 10 साल का दिया हुआ है, अपने को 7 डेज मूविंग एवरेज निकालना है एंड ट्रेंड ऑफ स्टॉक निकालना है। क्लियर? 10 दिन का दिया है एंड 7 डेज मूविंग एवरेज निकालना है एंड ट्रेंड निकालना है। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डे 1, डे 2, डे 3 पे ऐसे पूरा वैल्यूएशन दे दिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा ये समझो। अब देखो, अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 पूरा दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपने क्लोजिंग प्राइस लिख दिया। अपने को कितने दिन का मूविंग एवरेज निकालना है? 7 डेज। ये हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा हुआ है ड्यूरिंग आवर स्कूलिंग एंड कॉलेज डेज। तो 7 डेज मूविंग एवरेज कैसे निकालेंगे? तो 1 से लेके 7 का एवरेज निकलेगा, 2 से लेके 8 का एवरेज निकलेगा, 3 से लेके 9 का एवरेज निकलेगा एंड 4 से लेके 10 का एवरेज निकलेगा। और फिर आप यहाँ पे 4 एवरेज की वैल्यू निकालोगे। क्लियर? और फिर आप देखोगे कि जो प्राइस है ये ऊपर जा रहा है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे बुलिश ट्रेंड। अगर प्राइस नीचे नीचे जा रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे बेरिश ट्रेंड। और अगर मान लो ऊपर नीचे जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं नो ट्रेंड। क्लियर? तो
फर्स्ट कैलकुलेट द एवरेज. एवरेज समझा कैसे निकलेगा? 1 से लेके 7 तो कैसे आएगा? तो 25 प्लस 26 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 26 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 7. तो ये पहला मूविंग एवरेज निकला. इस तरीके से 4 मूविंग एवरेज निकलेगा एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू. कॉपी दिस पार्ट एंड find all 4 average. So if we solve the question now, अब देखिए तो यहाँ पे 1 से लेके 7 का एवरेज आएगा, 2 से लेके 8 का, 3 से लेके 9 का एंड 4 से लेके 10 का. क्लियर? अब देखो यहाँ पे 4 वैल्यू मिला. अब इस वैल्यू को हम लोग अगर एक एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट करें तो कितना आ जाएगा? तो 25.8571. तो यहाँ से वैल्यू बढ़ा 26 हुआ, मतलब अपवर्ड हुआ, वापस गिरा, वापस ऊपर हुआ. तो क्या ये बुलिश ट्रेंड है? नहीं. क्योंकि अगर ऊपर 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 जाता है तो बुलिश बोलते, अगर नीचे 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 जाता तो बोलते बेरिश. लेकिन ये तो ऊपर नीचे हो रहा है तो ये नो ट्रेंड है. क्लियर? तो यहाँ पे कॉपी दिस पार्ट. So this is how the moving average question need to be solved. Is this part clear?